नमस्कार। आज के इस मेडिकल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे पैथोजन यानी वायरस की बात करने वाले हैं जो दशकों से खामोशी से हमारे बीच मौजूद है। लेकिन आज ग्लोबल ट्रैवल और बदलते पर्यावरण की वजह से ये एक नए और बहुत ही डरावने खतरे के रूप में उभर रहा है। ये एक बेहद सीरियस मेडिकल ब्रीफिंग है जहां हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस ट्रांसमिशन रिस्क को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज की इस ब्रीफिंग के 5 मुख्य हिस्से होंगे। 2026 का क्रूज शिप आउटब्रेक, इसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन, फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके बाद एनवायरमेंटल ट्रिगर्स और आखिर में सबसे जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 का क्रूज शिप आउटब्रेक। जरा सोचिए, 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उशुआया से एक क्रूज शिप अंटार्कटिका के लिए निकलता है। जहाज पर 150 यात्री और क्रू मेंबर्स हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन महज 10 दिन बाद 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच यात्री की मौत हो जाती है। इसके बाद तो जैसे लाइन लग जाती है, एक के बाद एक कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं। 2 मई को जाकर WHO को इस क्राइसिस की जानकारी मिलती है और तब कंफर्म होता है कि ये हंता वायरस है। हफ्तों समंदर में भटकने के बाद फाइनली 10 मई को ये जहाज स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करता है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक रिमोट लोकेशन की बीमारी आज के दौर में रातों रात एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकती है। अब ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है? जवाब है 50%। जी हाँ, हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का संभावित मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर 2 लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से एक की जान जा सकती है। ये आंकड़ा लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है और इसीलिए दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स इस आउटब्रेक को लेकर हाई अलर्ट पर आ गए थे। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, ऐतिहासिक खोज की टाइमलाइन। हंता वायरस रातों रात पैदा नहीं हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1950s के दशक में, कोरियन वॉर के दौरान, जब 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एक मिस्टीरियस बीमारी का शिकार हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग 30 साल बाद 1980s के दशक में साउथ कोरियन साइंटिस्ट डॉक्टर हो वैंग ली ने फाइनली इस वायरस को आइसोलेट किया। उन्होंने इसे हंतान नदी के नाम पर हंता वायरस नाम दिया। इसके बाद 1993 में अमेरिका के नावाहो नेशन में एक भयानक आउटब्रेक हुआ। 1996 में अर्जेंटीना में इसका एंडी स्ट्रेन मिला, जिसने विज्ञान जगत को चौंका कर रख दिया। और फिर 2005 में भारत में भी इसके लोकलाइज्ड केसेस सामने आए। अगर हम 2005 के इंडिया आउटब्रेक और 2026 के क्रूज इंसिडेंट को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आता है। भारत के वेलोर में जो मामले मिले थे वो ज्यादातर गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स या चूहे पकड़ने वाली इरुला जनजाति तक सीमित थे। मतलब ये काम से जुड़ा एक लोकलाइज्ड रिस्क था। लेकिन 2026 का क्रूज आउटब्रेक बिल्कुल अलग। एक डच कपल उशुआया में बर्ड वॉचिंग के लिए एक लैंडफिल में जाता है, वहां इन्फेक्टेड चूहों के संपर्क में आता है और फिर वापस जहाज पर आकर इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को खतरे में डाल देता है। ये साफ दिखाता है कि खतरा अब सिर्फ वेयरहाउस में नहीं है, बल्कि ट्रैवलर्स के जरिए ये पूरी दुनिया में कहीं भी फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, क्लिनिकल पैथोलॉजी। आपको बता दूं, हंता कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसेस की एक पूरी फैमिली है और ये दुनिया के किस हिस्से में है उसके हिसाब से शरीर पर अलग अलग तरह से अटैक करता है। एशिया और यूरोप में ये HFRS कॉज करता है, जिसमें मरीज की किडनी फेल हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं अमेरिका साइड में ये HPS यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम बन जाता है। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में लिटरली पानी या फ्लूइड भर जाता है, इंसान सांस ही नहीं ले पाता और सफोकेशन से मौत हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस अपने आप में बहुत भयानक है। अब इसकी जेनेटिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। एशिया और यूरोप में मिलने वाला हंटान स्ट्रेन हमेशा चूहों से इंसानों में आता है। सालों तक मेडिकल साइंस यही मानती थी कि भाई ये वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैल सकता, लेकिन साउथ अमेरिका में मिलने वाले एंडी स्ट्रेन ने सब पलट कर रख दिया। 2026 के क्रूज पर भी यही स्ट्रेन था। इस एंडी स्ट्रेन में एक डरावनी कैपेसिटी है। ये अगर प्रोलॉन्ग्ड और क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हो तो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। और जब इंसान से इंसान में फैलने की बात आती है तो एंट्री होती है सुपर स्प्रेडर की। ये वो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है जो बहुत ही कम समय में कई सारे लोगों को ये वायरस बांट देता है। अर्जेंटीना में ये चीज़ पूरी तरह से डॉक्यूमेंट की गई है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल राहत भी है। इस वायरस के फैलने की जो विंडो है वो बहुत ही छोटी होती है। बीमारी के शुरुआती दिनों में औसतन सिर्फ 1 दिन के लिए ही इंसान संक्रामक होता है। अगर उस 1 दिन में कोई क्लोज कॉन्टैक्ट न हो तो इसके आगे फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज क्या है? सच कहूं तो मेडिकल रियलिटी बहुत कड़वी है। 70 सालों की रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई WHO या FDA अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाई है। कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। अगर किसी को HPS हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ICU में सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लगा देना या वेंटिलेटर पर रखना। आखिर में इस जानलेवा वायरस से लड़ने का पूरा जिम्मा मरीज के अपने इम्यून सिस्टम पर ही होता है। आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। ये आउटब्रेक अचानक से होते कैसे हैं? 1993 के अमेरिका वाले आउटब्रेक ने हमें इसका एक परफेक्ट इकोलॉजिकल मॉडल दिया। होता क्या है कि अल नीनो जैसे वेदर पैटर्न से किसी इलाके में भारी बारिश हो जाती है। अब बारिश अच्छी हुई तो पाइन नट्स या लोकल बीजों की बम्पर पैदावार होती है। खाने की इतनी भरमार देखकर वहां के चूहों की आबादी में लिटरली विस्फोट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, हमारे घरों या आवासीय इलाकों के आसपास जितने ज्यादा चूहे होंगे, वायरस उतना ही ज्यादा होगा और इंसानों में इसका स्पिलओवर होने का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन है। लेकिन अगर हम 1993 और 2026 के मेडिकल रिस्पॉन्स को देखें तो हम काफी आगे आ चुके हैं। 1993 के नावाहो आउटब्रेक में तो वायरस को पहचानने में ही महीनों लग गए थे, और मौसम के साथ उसका क्या कनेक्शन था ये तो बहुत बाद में समझ आया। इसके उलट 2026 के क्रूज संकट को देखिए। तुरंत WHO को 2 मई को इन्फॉर्म किया गया, तेजी से टेस्ट हुए, डायग्नोसिस सामने आया और इंटरनेशनल लेवल पर क्वारंटीन और इवैक्यूएशन का काम शुरू हो गया। हाँ, वायरस आज भी उतना ही खतरनाक है, लेकिन हमारी इंटरनेशनल कंटेनमेंट कैपेसिटी अब काफी बेहतर हो चुकी है। और अब हम आते हैं इस ब्रीफिंग के आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। देखिए, जब कोई वैक्सीन ही नहीं है तो बचाव ही इकलौता हथियार है। घरों को सेफ रखने के लिए एक बेसिक लेकिन बहुत सॉलिड चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपने घर को अच्छे से सील करें। चूहों के अंदर आने के लिए कोई छोटा सा गैप भी नहीं होना चाहिए। खाने पीने की चीजें कभी खुली ना छोड़ें और कूड़े को तुरंत और सही तरीके से डिस्पोज करें। यही चीजें चूहों को दावत देती हैं। और हाँ, अगर आप किसी पुराने गोदाम या डस्टी स्टोरेज एरिया में जा रहे हैं तो बिना N95 मास्क और हेवी ड्यूटी ग्लव्स के बिल्कुल एंट्री ना लें। मान लीजिए आपको कहीं चूहों की ड्रॉपिंग्स या मल मूत्र दिख जाता है, तो उसे साफ करने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। सबसे पहले उस बंद जगह की खिड़कियां खोलें और उसे वेंटिलेट होने दें। फिर N95 मास्क और ग्लव्स पहनें। अब सबसे ज़रूरी बात, कभी भी गलती से भी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे वायरस हवा में उड़ सकता है। इसकी बजाय ड्रॉपिंग्स के ऊपर कोई लिक्विड डिसइंफेक्टेंट भर भर के स्प्रे करें। उसे बहुत आराम से पोंछें और वो सारा कचरा एक सील्ड बैग में डालकर सुरक्षित तरीके से फेंक दें। इस पूरे मामले में WHO का क्या कहना है? उनकी गाइडलाइन साफ कहती हैं कि ग्लोबल लेवल पर किसी बड़े पैंडेमिक का रिस्क अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि ये कोविड की तरह हवा में हर किसी को नहीं फैलता और इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है। लेकिन जो लोग बदकिस्मती से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए ये लोकलाइज्ड खतरा जानलेवा साबित होता है। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक ऐसा वायरस जो मास लेवल पर तो नहीं फैलता, लेकिन जहां फैलता है वहां मौत का आंकड़ा डरा देने वाला होता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जिस तरह से अल नीनो जैसी क्लाइमेट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और ग्लोबल ट्रैवल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है, क्या हमारे इंटरनेशनल हेल्थ नेटवर्क्स अगली साइलेंट महामारी को हमारे दरवाजे तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, ये हमारी फ्यूचर की तैयारी का सवाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहें और हमेशा अलर्ट रहें।